नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं सत्यम और आप सभी का स्वागत है हमारे उड़ान बैच के अंदर। पीडब्ल्यू परिवार आपके लिए हमेशा से कुछ खास करने का प्रयास करता ही रहता है और इसी प्रयास के अंदर हम लेकर आए हैं उड़ान बैच। प्यारे बच्चों, इस बैच के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की हिंदी और ये जो क्लास हमारी है वो है बेटा सीबीएसई के लिए। ठीक है, यहाँ बात मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि यहाँ हम पत्र लेखन और रचनात्मक लेखन दो चीजें पढ़ रही हैं। यहाँ पत्र लेखन भी पढ़ना है और पढ़ना है अनुच्छेद लेखन, तो ये दोनों चीजें जो हैं वो सीबीएसई के लिए ही हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो देखिए बच्चों, पिछली क्लास के अंदर ना हमने पढ़े थे वाक्य। ठीक है, और वाक्य भी जो हमने पढ़े थे ना वो पढ़े थे कौन कौन से, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य। ठीक है, और रचना के आधार पर वाक्य कितने तरीके के होते हैं? तो भैया वो होते हैं तीन तरीके के। पहला होता है सरल, ठीक है, दूसरा होता है संयुक्त, संयुक्त, और तीसरा होता है मिश्र। ठीक है, अब यहां समझ लो सरल वाक्य की क्या विशेषता है। तो बेटा सरल वाक्य में होता है एक उद्देश्य और एक विधेय। ठीक है, यानी कि एक ही कर्ता होगा, एक ही क्रिया होगा। हो सकता है कि कभी कभी आपको वाक्यों के अंदर कर्ता का विस्तार दिखे और क्रिया का विस्तार दिखे, जैसे राम खाकर सो गया। अब इसमें आप बोलिएगा कि सर ये तो ना सरल वाक्य लगता ही नहीं है। तो यहाँ देखो, क्रिया जो है ना, सोना जो है मुख्य क्रिया है। ठीक है, पर उस क्रिया का विस्तार कैसे किया गया है दूसरी क्रिया को लगाकर, कि भाई कर्ता क्या है, खाकर सो गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहां हमें पता चलता है कि सरल वाक्य में क्या विशेषता है, एक ही कर्ता होगा, ठीक है, और एक ही क्रिया होगी। ठीक है, ये साधारण पहचान है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो कर्ता और दो क्रिया भी हो जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं संयुक्त वाक्य की। संयुक्त वाक्य के अंदर एक चीज और होता है बेटा, कि संयुक्त वाक्य जो आपका होगा वो जुड़ा होता है हमेशा संबंध बोधक अवयवों के माध्यम से। जैसे देखो कैसे, जिस भी वाक्य में आप और पाएं, और हो, वाह हो, एवं हो, या हो, ठीक है, तो समझ जाइए कि ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है, यहाँ दो उपवाक्य या वाक्य जो होते हैं वो और के माध्यम से जुड़े होते हैं, और ऐसे ही वाक्य को हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य। ठीक है, अब बात करते हैं मिश्र वाक्य की। मिश्र क्या होता है? तो देखिए, मिश्र वाक्य जो होते हैं ना, उसके अंदर दो वाक्य या दो उपवाक्य जो होते हैं वो कंडीशनली जुड़े होते हैं। बहुत सरल बात समझ लीजिए, कंडीशन कैसे, जैसे देखो होता यह है, जुड़ा होगा जैसे, वैसे, वैसे। ठीक है, फिर जुड़ता है जब और तब। ठीक है, इस तरीके के वाक्य आपस में जुड़े होते हैं। तो बेटा यहां तक तो हमने उस सारी चीजों का रिकैप लिया, सारी चीजों को समझा जो हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अगर यहां तक कोई कंफ्यूजन है बेटा, तो एक बार जाके प्रीवियस वीडियो देख लेना जहां मैंने वो पढ़ाया है वाक्य, और फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट कर देना बेटा, मैं आपका डाउट जो है वो सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं बेटा आगे आज के सेशन की तरफ, कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से चीजों को समझने वाले हैं। तो देखो बेटा, यहां ना आज हम पढ़ेंगे दो चीजें, एक पढ़ेंगे अनुच्छेद लेखन और पढ़ेंगे पत्र लेखन। ठीक है, और अनुच्छेद लेखन के अंदर भी हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से अनुच्छेद लिखा जाता है। ठीक है, कैसे हमें अनुच्छेद को लिखना है, ठीक है, और कैसे अनुच्छेद को समझना है। और पत्र लेखन के अंदर हम पत्र के प्रकार समझेंगे कि भाई पत्र के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, जानेंगे औपचारिक, अनौपचारिक, और तरह तरह के पत्र लिखने में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इन सारी चीजों को आज हम समझेंगे। ठीक है बच्चा, तो बढ़ते हैं हम अपने पाठ की ओर, पढ़ते हैं आज हम किन चीजों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, यहां तक ना मैं आपको एक बात बताता चलता हूं कि जब भी ना आप डाउट पूछे, ठीक है, ये बार बार मैं आपको बोलता हूं और एक बार फिर से बोल रहा हूं कि जब भी आप डाउट पूछे ना, तो उसी चीज से जुड़ा हुआ डाउट पूछे जिस चीज का आपने क्लास पढ़ा। यानी कि अगर आज लेक्चर जो है वो अनुच्छेद लेखन या पत्र लेखन का है, तो हमेशा उसी से जुड़ी हुई चीज का डाउट पूछे। ठीक है, होता है क्या है कि बहुत सारे बच्चे डाउट पूछते हैं लगातार, तो अब सब बच्चों का जवाब दे पाना, सब बच्चों को की जिज्ञासा को ठीक ठाक तरीके से हल कर पाना, ये बड़ा ही चैलेंजिंग काम होता है। और इसमें ये भी हो जाता है कि कभी कभी आप ऐसे डाउट पूछ लेते हैं जो उस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, तो आपका भी टाइम गया और मेरा भी टाइम गया। तो बेटा इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस चीज़ को पढ़ाया जाए, आपका डाउट हमेशा उसी चीज़ को लेकर पूछना है जो आपका क्लास आप कर चुके हैं या जो बिल्कुल नया वाला क्लास है। ठीक है, अब बढ़ते हैं बेटा अनुच्छेद लेखन की परिभाषा पर, कि अनुच्छेद लेखन होता क्या है। तो देखो, अनुच्छेद लेखन को बेटा ये माना जाता है कि जब भी हम अपने भाव, यानी कि
अपने भाव, विचार, दृष्टिकोण को बड़ी ही रोचकता से लिपिबद्ध करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अनुच्छेद लेखन। ठीक है, अब यहाँ एक चीज समझ लो कि जब भी हम अपनी किसी भी बात को लेकर कोई चीज सोचते हैं, कोई भी बात जब हम लिखना चाहते हैं, वो भी किस फॉर्म में लिखें? गद्य के फॉर्म में। ठीक है, खड़ी भाषा के अंदर जब भी हम किसी बात को लेकर, किसी भी चीज को, अपने विचारों को लिखते हैं, तो वो अनुच्छेद लेखन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ बेटा एक दिक्कत और आ जाती है कि हमसे एक बात चीज पूछी जाती है कि सर अनुच्छेद लेखन जो है ना, वो निबंध के जैसा जैसा भी दिखाई देता है। तो बेटा यहाँ निबंध में और अनुच्छेद में अंतर होता है। वह क्या अंतर है, इन सारी चीजों को हम आगे समझते जाएंगे, पर यहाँ अभी इतना समझ लो कि निबंध में और अनुच्छेद में अंतर होता है। अनुच्छेद जो होता है वो किसी भी विचार पर, किसी भी उद्देश्य पर आपके विचार होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? आपके विचार। और विचार भी कैसे होते हैं? सीमित होते हैं। ठीक है, सीमित। ये भी दो तरीके से हो सकते हैं बेटा, या तो वर्णनात्मक हो गए, ठीक है, या तो आप किसी चीज का वर्णन कर रहे होंगे, ठीक है, या फिर होंगे क्या? प्रवाहात्मक या फिर विचारात्मक। तो ये दो तरीके से हमें शैलियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, जब भी आप किसी भी चीज का अनुच्छेद लेखन करते हैं तो ये दो तरीके हमें हमेशा देखने को मिलते हैं। अब बेटा बात करते हैं आगे बढ़ते हुए कि अनुच्छेद लेखन के विशेष विशेष गुण क्या है। यानी कि जैसे अगर आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, आपने एक पेज पर कुछ बातें लिखी, तो हम कैसे मान लें कि वो अनुच्छेद लेखन ही है? देखिए ये सबसे चैलेंजिंग चीज होती है कि हम कैसे मान लें कि जो हमने लिखा है वो अनुच्छेद लेखन है। हर चीज की कोई ना कोई कसौटी होती है, हर चीज की कोई ना कोई विशेषता होती है। यही जो विशेषता है वो अनुच्छेद लेखन के अंदर भी दिखाई पड़ती है। अब क्या वो विशेषता है, तो आइए बच्चा समझ लेते हैं। देखिए जब भी बात की जा रही है अनुच्छेद लेखन की, तो सबसे पहला जो गुण पूछा जाता है ना अनुच्छेद लेखन के अंदर, वो पूछा जाता है कि शब्दों की सीमा का अनुपालन किया गया है या नहीं। देखिए होता क्या है कि कभी कभी ना कहा जाता है 100 शब्द लिखना है, या बोला जाता है कि भाई 120 शब्द लिखना है, या कहा जाता है 180 शब्द लिखना है, या 200 शब्द लिखना है। तो कोई भी निश्चित शब्द सीमा आपको दी जाती है कि उसी के अंतर्गत आपको लिखना है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि भाई जब आप शब्द सीमा का अनुपालन कर रहे होते हैं तो अनुच्छेद को ना आपको कई हिस्सों में तोड़ लेना है। देखो होता क्या है कि एक अनुच्छेद आपसे पूछा गया है, उस अनुच्छेद के अंदर बहुत सारे पॉइंट आपको दिए जाते हैं कि भाई जैसे मान के चलिए हमसे कहा गया अनुशासन, तो अनुशासन के लिए आपको पूछा जाएगा कि अनुशासन का अर्थ क्या होता है, फिर पूछा जाएगा अनुशासन का महत्व कैसा है, फिर हो सकता है कि एक पॉइंट हो कि अनुशासन के बारे में आप कैसे अपने जीवन में अनुशासन लाएंगे। तो ये 3 पॉइंट दिए, जैसे आपको बोला गया एक टॉपिक दिया, ठीक है, एक टॉपिक दिया और उसके 3 सब टॉपिक दे दिए। ठीक है, तो यहां ना आपको शब्द सीमा तय करनी पड़ती है कि कैसे आप उसको डिवाइड करने हैं। ठीक है, तो ये एक कला है बेटा, इसको भी हम आगे सीखेंगे उदाहरण के माध्यम से। तो पहली जो विशेषता है अनुच्छेद लेखन की वो है शब्द सीमा का अनुपालन होना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरी विशेषता क्या है कि एक ही बात को बार बार नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, या देखो ये सबसे ना बहुत ही इरिटेटिंग चीज होती है, चाहे आप अनुच्छेद लिख रहे हो, चाहे आप किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख रहे हो, एक बात को एक ही बार लिखना होता है। ठीक है, हर एक ही बात को अगर आप बार बार लिखेंगे तो आप जब आपकी जो कॉपी चेक हो रही होगी ना, जो आपका एग्जामिनर होता है वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है, उसको इरिटेशन होता है कि भाई ये क्या लिख रहा है, एक ही बात को बार बार लिख रहा है, तो इसका ना बैड इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमेशा एक बात को ध्यान रखें कि जब भी आप लिख रहे हो, ठीक है, तो एक बात को एक बार ही लिखें। ठीक है, और बड़ी ही आपकी जो वाक्य रचना है वो भी बड़ी सुंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बात ये है। अब यहां दूसरी चीज है, सबसे बड़ी बात, विषय वस्तु से ना भटकें। देखो होता क्या है यहां समझ लो, जो बताया जाता है, जो दिया है, ठीक है, जैसे जो टॉपिक है आपका, ठीक है, वही लिखना है, वही लिखें। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात क्या है सर कि भाई जो भी आपके सब टॉपिक हैं, जैसे टॉपिक दिया होगा उसके अंदर 3 सब टॉपिक हैं या पॉइंटर्स दिए जाते हैं कि भाई इन सारी चीजों को लेकर लिखना है, तो वही सारी चीज आपको लिखना है। ठीक है, उससे भटकना नहीं है। ठीक है, जैसे देखो एक बहुत फेमस चुटकुला है, वो चुटकुला सुन लो। क्या है कि एक बार क्या होता है कि एक बच्चा जो है वो कक्षा में
गाय का निबंध लेके याद करके जाता है कि परीक्षा में तो गाय का निबंध आता ही है, लेकिन किस्मत से पूछ लिया जाता है गंगा के बारे में निबंध, कि गंगा नदी बहती है तो उसके बारे में निबंध लिखिए। अब बच्चा जो है ना बड़ा दिमाग लगाता है, बड़ी चीजें बड़ी बातें सोचता है, फिर लिखना शुरू करता है कि गंगा जो है वो एक पवित्र नदी है, गंगा का जो जल है वो बड़ा ही सुंदर जल है, बड़ा ही मीठा जल है, ठीक है। और गंगा जो है वो बहती है, गंगा के दोनों तरफ विशाल मैदान है, और इन विशाल मैदानों में बड़ी बड़ी घास होती है, इस घास को गाय चरती है, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय की 2 आंखें होती हैं, गाय कई रंग में पाई जाती है। तो इस तरीके से बात शुरू होती है गंगा नदी के अंदर और बात फिर पहुंच जाती है गाय पर। तो यहाँ एक बात मैं आपको बेटा यही बता रहा हूं कि यही चीज बिल्कुल मत करिएगा, अगर जो चीज पूछी जा रही है अनुच्छेद लेखन में केवल उसी चीज को ही लिखना है, ठीक है, वही चीज जो है आपको हमेशा लिखनी है जो पूछी जाए, ठीक है। आपके जो सब टॉपिक्स दिए जाते हैं अनुच्छेद लेखन में उनसे भी नहीं भटकना है, ठीक है। अब बढ़ते बेटा आगे, जो तीसरी यानी कि जो चौथी विशेषता है, वो चौथी विशेषता ये है कि हमेशा ना विषय वस्तु में तारतम्य होना चाहिए, ठीक है। कैसा तारतम्य होना चाहिए कि आपका जो पहला पैराग्राफ है, जो अनुच्छेद का पहला भाग है, वो उसका संबंध हो दूसरे भाग से, दूसरे भाग से फिर उसका संबंध हो तीसरे भाग से, और तीसरे का फिर संबंध हो चौथे भाग से। मतलब विषय वस्तु जो है पूरा का पूरा अनुच्छेद जो है वो बड़ा ही व्यवस्थित हो, ऐसा ना लगे कि आप कहीं फंस गए हैं, मतलब बिल्कुल सुव्यवस्थित हो, ऐसा ना हो कि वो देखता है जलेबी और मांगता है भजिए, ऐसी कहानी बिल्कुल ना हो, ठीक है। निबंध जो है सॉरी अनुच्छेद जो है वो बहुत ही तारतम्य यानी सुव्यवस्थित तरीके से लिखा जाता है। अब इसको समझेंगे बेटा आगे। फिर देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है अनुच्छेद लेखन के अंदर वो है, 5वीं बात जो है वो है कि वाक्य विन्यास आपका शानदार होना चाहिए, ठीक है। यानी कि वाक्य की जो रचना है वो सरल तो हो, बहुत क्लिष्ट वाक्यों का प्रयोग आपको नहीं करना है, पर इसके साथ साथ ऐसा भी होना चाहिए कि जो आपकी शब्द रचना है वो बड़ी ही प्रभावी हो, जब आप बात करें तो लोग उससे प्रभावित हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ एक बात है, चलिए बच्चा, तो ये कुछ विशेषताएं थी जो अनुच्छेद लेखन के अंदर हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है, और ये अगर सारी विशेषताएं अनुच्छेद लेखन में हैं तो ये मान के चलिए कि आपने एक बहुत शानदार अनुच्छेद लेखन किया है। देखिए कौन कौन सी विशेषताएं इसको भी हम सीख लेते हैं। शब्द सीमा का अनुपालन, ठीक है, शब्द सीमा की बात मतलब जितने शब्द दिए जाएं उतने में ही लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, एक ही बात को बार बार नहीं लिखना है, विषय वस्तु से भटकना नहीं है, विषय वस्तु में तारतम्य होना चाहिए, रचना और वाक्य की सरलता का ध्यान रखना चाहिए कि भाई वाक्य रचना जो है वो बहुत ही सरल होनी चाहिए, बहुत ही सुगठित होनी चाहिए, ठीक है। अब बेटा बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि अनुच्छेद में और निबंध में क्या अंतर होता है। देखो यहाँ ना बार बार कंफ्यूजन आता है कि सर अनुच्छेद लेखन जो है वो लगभग लगभग निबंध के जैसा ही लगता है। तो यहाँ मैं बेटा आपको बता दूं कि अनुच्छेद लेखन में और निबंध लेखन में जमीन आसमान का अंतर होता है। समझ लो कैसा कैसा होता है कि भाई अनुच्छेद लेखन में क्या होता है कि किसी विषय पर अपने चुने हुए विचारों को संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, विषय की संक्षिप्तता और वाक्यों की सरलता होती है, जबकि निबंध में विस्तार होता है विचारों का, ठीक है। फिर अनुच्छेद में क्या होता है, प्रस्तावना और उपसंहार बिंदुओं का अभाव होता है। ना तो निबंध में देखो होता क्या है, अनुच्छेद में ना तो प्रस्तावना दी जाती है, ठीक है, और ना ही उपसंहार दिया जाता है, पर निबंध में ये दोनों चीजें पाई जाती हैं। फिर यहाँ एक चीज और है, अनुच्छेद में किसी विषय का एक ही पहलू प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, जबकि निबंध की जो रचना होती है, निबंध में एक ही विषय वस्तु के कई पहलू आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ एक विशेषता और होती है बेटा, जो इस बात को समझ लो कि क्या विशेषता है, ठीक है। अनुच्छेद जो होता है ना, अनुच्छेद जो होता है वो सीमित होता है, ठीक है, सीमित। और निबंध होता है कैसा, असीमित। असीमित, अब असीमित कैसे कह दिया सर, ये भी बात समझ लो। असीमित का यहाँ अर्थ है शैलियों से, कि किस तरीके की शैलियां आप निबंध के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो शैलियों का मसला है कि इसकी सीमित शैलियां होती हैं। कैसी शैलियां होती हैं, सीमित शैली, शैली। और निबंध जो होता है वो उसकी भी कई तरीके की शैलियां आपको मिलती हैं, ये लेखक पर निर्भर करता है, ठीक है, कि वो किस तरीके से लिख रहा है चीजों को, ठीक है। तो बेटा ये तो था निबंध में और अनुच्छेद लेखन में अंतर। अब बढ़ते हैं कि भाई अनुच्छेद लेखन में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। देखो होता क्या है, 3 चीजें होती हैं किसी भी काम को करने की, या परीक्षा के अंदर लिखने की, या जीवन में कोई भी आप काम करिए तो ये 3 चीजें आपको हमेशा जरूरत पड़ेगी। पहली चीज क्या है कि समझना पड़ता है किसी कार्य को। कार्य अगर आप कोई भी करना चाहें तो क्या करना चाहिए, पहले उसको समझना चाहिए,
ठीक है। फिर उसका गुण देखना चाहिए कि भाई कौन कौन सी गुण या विशेषताएं हैं, ठीक है, विशेषता क्या है, ठीक है। और कार्य को करते हुए क्या रखना चाहिए, सावधानियां, ठीक है। तो ये कुछ विशेषताएं होती हैं किसी भी काम को करने के लिए, और अगर आप इस तरीके से कार्य कर रहे हैं तो जीवन में कभी असफल नहीं होते हैं, ठीक है। यानी कि देखो, चाहे आप निबंध लिखें, चाहे परीक्षा का मसला हो, चाहे जीवन का मसला हो, आप जो भी काम करें पहले उसको समझ लें कि वो काम है क्या, उसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है। फिर ये समझना है कि उस काम काम की विशेषता क्या है, उस काम के गुण क्या है, और फिर समझना है कि उस काम को करते हुए कौन कौन सी सावधानियां रखना है। ठीक यही चीज जो है वो अनुच्छेद लेखन में है कि अभी हमने पढ़ा था अनुच्छेद लेखन क्या है, अनुच्छेद लेखन की विशेषताएं क्या क्या है, अनुच्छेद लेखन में कौन कौन सी चीजों का अंतर है, और अनुच्छेद लेखन में और पत्र लेखन में क्या, सॉरी, अनुच्छेद लेखन में और निबंध लेखन में क्या अंतर है। अब हम बात कर रहे हैं कि अनुच्छेद लेखन में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो देखो बेटा, पहला सावधानी तो यही है कि शीर्षक और उपशीर्षक का बार बार प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो आपका शीर्षक रहेगा, ठीक है, और जो उपशीर्षक रहेगा, इनका बार बार प्रयोग होता ही नहीं। होता यह है कि आप यहाँ हेड डालेंगे कि अनुशासन, मान के चलिए एक शब्द आया अनुशासन, अनुशासन, यहाँ आपने सीधा सीधा हेडिंग दिया और यहाँ से आप अपने भावों को प्रस्तुत करना शुरू कर देंगे, ठीक है। आप ऐसा नहीं लिखेंगे कि यहाँ प्रस्तावना लिख रहे हैं, फिर आप यहाँ लिखेंगे अनुशासन क्या है, फिर यहाँ उपसंहार लिखेंगे। ये चीज़ें बिल्कुल नहीं की जाती हैं, ठीक है, ये तरीका गलत है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर आगे बात कही जाती है कि संकेत बिंदुओं का अनुपालन करते हुए लिखें। देखो होता क्या है, संकेत बिंदु दिए जाते हैं, कभी भी जब भी आप अनुच्छेद लेखन लिखेंगे परीक्षा में तो संकेत बिंदु कुछ दिए जाते हैं, उन्हीं के आधार पर निबंध बढ़ाना होता है, सॉरी अनुच्छेद लेखन ना हमें लिखना होता है, ठीक है। अगली जो विशेषता है वो क्या है, अनुच्छेद का अनावश्यक विस्तार नहीं करना चाहिए। देखो अनावश्यक विस्तार यानी कि फालतू जो चीजें हैं वो कभी भी और कहीं भी नहीं लिखना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपका जो इंप्रेशन है एग्जामिनर पे वो तो खराब होता ही है, साथ में ये होता है कि भाई अगर एक बार आपका इंप्रेशन खराब हो गया तो एग्जामिनर कई बार ऐसी जगह से भी नंबर काट लेते हैं जहां से आपको नंबर मिलने की संभावना होती है, ठीक है। तो ये चीज रखना ध्यान। फिर सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है वर्तनी की शुद्धियां या और अशुद्धियां। देखो हिंदी भी में ना जब भी आप लिखें तो वर्तनी की अशुद्धियां बिल्कुल मत करें। ये सबसे बड़ा दिक्कत होता है कई बार कि जब आप लिखते हैं तो कई बच्चे शिकायत भी करते हैं कि सर मैंने लिखा तो ठीक ठाक था पर हिंदी जैसे विषय में मुझे नंबर ठीक ठाक नहीं मिले। तो यहाँ बेटा एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर हिंदी में आपको कहीं नंबर नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, जैसे आपने सोचा कि एक 5 नंबर का क्वेश्चन लिखा आपने, ठीक है, और 4 से आपको 4.5 तक नंबर मिल सकते हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन अगर कहीं इससे कम मिल रहे हैं तो यहाँ बेटा कहीं ना कहीं गलती जरूर है। हो सकता है कि आपकी जो अशुद्धियां हैं लिखने के अंदर वो कहीं ना कहीं आई हों, ठीक है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप लिखें तो अशुद्धियां कम से कम लिखें, ठीक है, अशुद्धियां बिल्कुल ना हो, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। अब अशुद्धियां होती क्यों हैं, तो देखो बेटा अशुद्धियां सिर्फ इसलिए होती हैं कि आप ध्यान से नहीं लिखते हैं। जैसे एक शब्द होता है चिंता, और इस शब्द में से बिंदी हटा दो तो बन जाता है चिता, ठीक है। तो यही आपको ध्यान रखना होता है कि भाई चिंता का चिता और चिता का चिंता नहीं करना चाहिए। हमेशा थोड़ा सा टाइम ले, थोड़ा सा ध्यान देकर लिखे कि क्या उच्चारण होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अशुद्धियां नहीं होंगी, ठीक है। अब बेटा बढ़ते हैं आगे हम और समझते हैं कुछ निबंध, सॉरी कुछ अनुच्छेदों के उदाहरण कि अनुच्छेद लेखन किस तरीके से परीक्षा में आता है और किस तरीके से आपको परीक्षा में लिखना चाहिए। तो प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय संकेत बिंदु के आधार पर 150 शब्दों में अनुच्छेद लेखन लिखें। बेटा ये ना अब शायद 120 शब्दों में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, जो नया वाला पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, पर वही आता है 150 से लेके 120 के अंदर। अब देखिए पहला क्या है, छात्र अनुशासन। अब छात्र अनुशासन के अंदर एक अनिवार्य आवश्यकता, ये आपका क्या हो गया, मेन टाइटल या सब टॉपिक, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से संकेत बिंदु दिए गए हैं, यानी कौन कौन से सब टॉपिक्स दिए गए हैं, ये भी देख लो कैसे लिखेंगे भाई। अनुशासन का अर्थ और महत्व, अनुशासन की प्रथम पाठशाला, व्यक्तिगत एवं सामाजिक अनुशासन, और अनुशासन एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य। तो इस तरीके से आपको 4 पॉइंटर्स दिए गए हैं, ठीक है, और इन चारों चीजों को आपको लिखना है कितने में, 150 शब्द में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अब कैसे हम लिखेंगे, कैसे शुरुआत करेंगे, इस चीज को आइए समझ लेते हैं। देखिए करना बस ये है, शुरुआत कीजिए।
अनुशासन शब्द का अर्थ है। मतलब सबसे पहले ना किसी भी शब्द का अर्थ बताते हुए जनरल हिंदी के अंदर हमेशा आप देखिएगा कि जब भी किसी चीज की शुरुआत की जाती है तो उसका अर्थ बताया जाता है। यहाँ अभी हम वही तरीका अपनाएंगे, बताएंगे। अनुशासन शब्द का अर्थ है शासन अर्थात व्यवस्था के अनुसार जीवन यापन करना। यदि कोई व्यवस्था निश्चित की गई है तो उसके अनुसार जीना। यदि व्यवस्था निश्चित नहीं है तो जीवन में कोई नियम व्यवस्था या क्रम बनाना। अनुशासन जीवन को चुस्त दुरुस्त बना देता है। इससे कार्य कुशलता बढ़ती है, समय का पूरा पूरा सदुपयोग होता है। तो बेटा ये था आपका पैराग्राफ, इस तरीके से यहाँ लिखना है। हमसे पहला जो संकेत बिंदु दिया गया था उसमें कहा गया था कि भाई अनुशासन का अर्थ बताना है, ठीक है। तो हमने अनुशासन का अर्थ बताया पहली 2 लाइन में। फिर हमने बताया कि भाई उससे क्या उसका महत्व होता है कि भाई कार्य कुशलता भी हमारी बढ़ जाती है और समय का सदुपयोग भी पूरा पूरा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पहला पैराग्राफ जो होता है, पहला जो संकेत बिंदु उसको कंप्लीट किया। अब बढ़ते हैं आगे और आगे देखिए, अनुशासन का पाठ पहल परिवार से सीखा जाता है। यदि परिवार में सब कार्य व्यवस्थित हों या व्यवस्था से किए जाते हैं तो बच्चा भी अनुशासन सीख जाता है। इसलिए मनुष्य को सबसे पहले अपना घर अनुशासित करना चाहिए। अब आगे बढ़िए, देखिए दूसरा संकेत बिंदु क्या था हमारे लिए। दूसरा संकेत बिंदु जो था ना वो हमसे पूछा गया था अनुशासन प्रथम पाठशाला, ठीक है। तो अब देखिए भैया अनुशासन की प्रथम पाठशाला किस तरीके से कंप्लीट हो रहा है। अनुशासन न केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए ही आवश्यक है अपितु सामाजिक जीवन के लिए भी परम आवश्यक है। व्यक्तिगत जीवन में अनुशासन का अर्थ है छात्र को हर कार्य समय और व्यवस्था से करने की आदत होनी चाहिए। उसके काम करने के घंटे निश्चित होने चाहिए, दिनचर्या निश्चित होनी चाहिए। तो इस पैराग्राफ में बेटा हमने बताया कि अनुशासन का महत्व क्या है। अब बेटा बढ़ते हैं आगे अगले पैराग्राफ की ओर। अगले पैराग्राफ में ना हमें क्या बताना था अगले संकेत बिंदु में कि अनुशासन का सामाजिक और व्यक्तिगत महत्व क्या है। तो आइए बढ़ते हैं कि सामाजिक और व्यक्तिगत महत्व क्या है, ठीक है। देखिए सामाजिक जीवन में अनुशासन होना अनिवार्य है। यहाँ ना देखो एक चीज समझ लो, जो संकेत बिंदु है ना और संकेत बिंदु के अंदर जो भी कीवर्ड है उससे जुड़ी हुई एक लाइन आप जरूर डालें जब आप पैराग्राफ चेंज करें। तो उससे क्या होता है एग्जामिनर को पता चल जाता है कि जो व्यक्ति जो लिख रहा है वो यहाँ से पैराग्राफ चेंज कर रहा है और यहाँ से ना संकेत बिंदु क्रमांक 3 शुरू हो जाता है, ठीक है। ये अच्छे लेखन के लिए जरूरी है। और ये देखो बेटा यहाँ एक चीज और है कि जितनी सरलता से आप लिखेंगे और जितनी सरलता चेक करने वाले को देंगे, आप अपने एग्जामिनर को देंगे, नंबर वो उतने ही भर भर के देगा आपको, ठीक है, बशर्ते आप सही लिखें, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या बताया गया है। सामाजिक जीवन में अनुशासन होना अनिवार्य है। जैसे गाड़ियां, बसें, विद्यालय, कार्यालय सभी समय से खुलते एवं समय से बंद होते हैं। कर्मचारी ठीक समय पर अपने अपने स्थान पर कार्य के लिए तैयार होते हैं, वहां टाल मटोल ना हो। इसी के साथ छात्र भी सामाजिक कार्यों में यथावत पहुंचे, वे यहाँ की सारी नियमित व्यवस्था का पालन करते हैं, ठीक है। तो बेटा ये था हमारा तीसरा जो है वो संकेत बिंदु। और अंतिम देखिए क्या है, वास्तव में अनुशासन एक स्वभाव है, एक विद्या है। अनुशासन का लक्ष्य जीवन को सुमधुर और सुविधापूर्ण बनाना है। अनुशासित व्यक्ति को सुशिक्षित और सभ्य कहा जाता है। वह न केवल स्वच्छता पर ध्यान देता है बल्कि अपनी बोलचाल और व्यवहार पर भी ध्यान देता है। वह समाज के बीच खलल नहीं डालता बल्कि व्यवहार की गरिमा बढ़ाता है। इस प्रकार अनुशासन जीवन का एक मूल्य है, एक महान आदर्श मूल्य है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हमने लिखना सीखा। अब बात आती है आप पर कि सर आपने तो बता दिया, हम क्या करें। तो बेटा यहाँ बहुत सारे ना आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देकर जा रहा हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन तुम सॉल्व करते ही हैं, डीपीपीज में, डीएचएस में आपको सारी चीजें मिल भी जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ ना कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और डीपीपीज में इनके सॉल्यूशंस भी हैं, डीपीपी में अलग से भी क्वेश्चन है, इनके सॉल्यूशन भी हैं। तो आप ये जो अनुच्छेद लेखन है ना, ये केवल और केवल अभ्यास का मसला है। जितना आप अभ्यास कर लेंगे उतना अच्छा अनुच्छेद आपका आने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से
किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर 150 शब्द में अनुच्छेद लेखन कीजिए। भारत एक भारत और श्रेष्ठ भारत, तो इसकी भाई ये वाले टॉपिक पे आपको योजना बतानी है, कैसे योजना की आवश्यकता क्यों थी, विद्यालय में इसका कैसे और क्या कार्य में लाया जा रहा है और उसका प्रभाव आज के समय में क्या पड़ रहा है। ठीक है, तो एक प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न है कि भाई ऑनलाइन शिक्षा में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, यानी कि ऑनलाइन शिक्षा में नवीन क्रांति जो हो रही है उसके विषय में आपको एक अनुच्छेद लेखन लिखना है, उसका वर्तमान प्रक्षेप बनाना है, सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव बताने और ये बताना है कि भाई इसको ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है, यानी कि ओवरऑल आपको सुझाव देने हैं। ठीक है, तो यहाँ एक चीज ये करनी है। फिर देखिए अब यहाँ से हम बढ़ रहे हैं अपने दूसरे टॉपिक पे जिसका नाम है पत्र लेखन। तो देखो बेटा, अनुच्छेद लेखन भी आपको 5 नंबर के लिए आता है, पत्र लेखन भी आपको 5 नंबर के लिए आता है। ठीक है, और ये 5 नंबर जो है ना वो पके पकाए हलवा नंबर हैं। ठीक है, कि कुछ नहीं करना है, केवल चीजों को समझना है, 1-2 बार प्रैक्टिस करनी है और ये चीज सिद्ध हो गई। ठीक है, तो इतने सरल नंबर कभी भी हाथ से जाना नहीं चाहिए, हमेशा बस इन सारी चीजों को समझने के लिए ध्यान लगाना चाहिए। देखो होता क्या है, पढ़ने के क्रम में ना परीक्षा के अंदर एक विशेषता होती है कि सबसे सरल नंबर ना समझने से मिलते हैं, और हिंदी जैसे विषय में अगर आप समझ लेते हैं चीजों को तो कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो आइए बच्चों समझते हैं कि पत्र लेखन का क्या अर्थ होता है, पत्र लेखन वास्तव में होता क्या है। तो देखो, पत्र लेखन की वह विधा जिसके माध्यम से हम अपने विचार भाव संदेश के रूप में लिखकर अभिव्यक्त करते हैं, किसी संस्था तक पहुंचाते हैं, किसी कार्यालय को पहुंचाते हैं, वो पत्र लेखन कहलाता है। अब यहाँ इस चीज को समझ लो कि जब भी हम लिखकर अपनी बात प्रेषित करते हैं, अपना संदेश प्रेषित करते हैं, तो उसको पत्र लेखन या संदेश कहा जाता है, या संदेश लेखन कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ समझ लो भैया संदेश लेखन के अंदर कौन कौन सी मूल विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहली विशेषता ये है कि शुद्धता होनी चाहिए, हमेशा जो पत्र लिखा जाता है वो शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, वही चिंता और चिता का उदाहरण कि मुझे आपकी बहुत चिंता है और चिंता में से बिंदी गायब हो गई तो मुझे आपकी बहुत चिता है, यही दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो शुद्धता होनी चाहिए। फिर बात करते हैं स्पष्टता। पत्र जब भी आप लिख, चाहे आप किसी अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, चाहे आप किसी प्रिय मित्र को पत्र लिख रहे हैं, हमेशा उसके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या बात कहना चाह रहे हैं। ठीक है, स्पष्टता हमेशा होनी चाहिए। फिर बात करते हैं संक्षिप्तता। पत्र बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लिखा जाता है, कम शब्दों में अपनी बात कहनी चाहिए। ठीक है, और बड़े ही प्रभावपूर्ण तरीके से कहनी चाहिए, क्योंकि नहीं कहेंगे तो क्या ही मतलब है पत्र लिखने का। फिर अगली बात है सरलता, कि भाई पत्र बहुत सरल भाषा में लिखा होना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि बड़ी ही दुविधापूर्ण भाषा हो, नहीं बहुत सरल भाषा में पत्र लिखना चाहिए। ठीक है, सरलता का प्रयोग करना चाहिए। फिर एक चीज है भाषा शैली। देखो बेटा, भाषा ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पत्र में नहीं जीवन में हर जगह। वो कहते हैं ना कि तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुँ ओर, यानी कि मीठी बात कहने से, अच्छी बात कहने से संसार में चारों तरफ जो है वो आपका सुख ही सुख हो जाता है। ठीक है, एक ये बात कही जाती है। तो हमेशा ना बड़ी ही सरलता से, बड़ी ही मधुरता पूर्वक शैली का प्रयोग पत्र लेखन में या दुनिया में कहीं भी करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं बहुत आप रूढ़ तरीके से लिखें। ठीक है, तो बेटा ये थी कुछ विशेषताएं। अब हम बात करते हैं पत्रों के प्रकार की। तो देखो बेटा, पत्र के 2 प्रकार माने जाते हैं, एक माना जाता है औपचारिक पत्र, दूसरा माना जाता है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वह पत्र होता है जब हम किसी संस्था को, किसी कार्यालय में किसी अधिकारी को पत्र लिखते हैं। ठीक है, यानी कि जब हमें कोई काम निकलवाना हो, ठीक है, वो भी किसी संस्था से, किसी अधिकारी से, किसी कर्मचारी से। ठीक है, किसी समाचार पत्र में हमें कोई लेटर देना हो, तो ये सारी चीजें कहलाती हैं कौन सा, औपचारिक पत्र। और इसका उल्टा होता है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र क्या होता है भाई, जब हम अपने माता पिता को पत्र लिखें, जब हम अपने परिवार में किसी मित्र को, सखा को, यार दोस्तों को पत्र लिखते हैं, तो वो सारी चीजें जो होती हैं वो अनौपचारिक कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ तक बेटा क्लियर हो गया है। अगर कोई चीज है, कोई भी डाउट आता है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स जो है वो आपके लिए ही है, डाउट सेक्शन जो है वो आपके लिए है, तो डाउट के अंदर आप इस चीज को पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं बेटा आगे और समझते हैं कि औपचारिक पत्र का प्रारूप क्या होता है। देखो बेटा, यहां ना मार्किंग का एक तरीका है कि आपका प्रारूप पर नंबर दिखा जाता है कि भाई पत्र का प्रारूप क्या है। ठीक है, फिर देखी जाती है भाषा और फिर देखी जाती है शैली। ठीक है, कि किस शैली में आपने लिखा है। अगर इतना ठीक है ना तो यहाँ आपको नंबर मिल जाते हैं, जैसे 2 नंबर यही हैं। ठीक है, 2 नंबर भाषा पर हैं। अब यहाँ एक आध नंबर बचता है तो बचता रहे। ठीक है, कोई दिक्कत वहाँ विशेष है नहीं। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी पत्र लिख रहे हैं तो
प्रारूप ध्यान रखिएगा, भाषा ध्यान रखिएगा और शैली ध्यान रखिएगा। इतना काम यदि आप कर लेते हैं तो कभी भी आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है, ये मेरा गारंटी है। अब बेटा समझते हैं कि किस तरीके से पत्र का प्रारूप होना चाहिए। सबसे पहले औपचारिक पत्र यदि आप लिख रहे हैं तो व्यक्ति को सेवा में या प्रति लिखना चाहिए, ये पहला संबोधन होता है। फिर लिखना पड़ता है पद नाम, जैसे आप अध्यापक को पत्र लिख रहे हैं तो अध्यापक महोदय, आप पुलिस में पत्र लिख रहे हैं तो थाना अध्यक्ष को पत्र लिख रहे हैं तो थाना अध्यक्ष लिखना पड़ेगा। आप कलेक्टर को पत्र लिख रहे हैं तो लिखना पड़ता है जिला दंडाधिकारी कलेक्टर महोदय, ठीक है, जिलाध्याधीश महोदय, इस तरीके से। फिर आप किस जगह पत्र लिख रहे हैं यानी किस संस्था को पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो लिखना पड़ता है। जैसे स्कूल का नाम लिख सकते हैं आप, ठीक है, स्कूल को नहीं लिख रहे हैं तो आप कहाँ लिख रहे हैं, अगर नगर निगम के लिए लिख रहे हैं तो नगर निगम लिखिए, ठीक है, निगम। जिस भी संस्था को आप पत्र लिख रहे हैं उसका नाम। फिर बताना पड़ता है कि वो संस्था किस जगह स्थित है यानी कि कौन से स्थान पर है, ठीक है, जैसे दिल्ली में है तो भाई दिल्ली में नोएडा एक जगह है तो वहाँ क्या स्थित है, या गाजीपुर में है कहाँ स्थित है तो वो वहाँ उसका नाम बताना पड़ता है, ठीक है। फिर लिखना पड़ता है विषय, भाई आपको किस कारण आपने ये पत्र लिखा, पत्र का जो है विषय जो है ना वो क्या है, यानी कि पत्र का मजनून क्या है, ठीक है, वो उर्दू का एक शब्द है मजनून, कहते हैं ना कि मैं लिफाफा देख के मजनून भाप लेता हूँ, ठीक है, तो वही वो बात है कि भाई इस पत्र का विषय क्या है। फिर बाद में लिखते हैं विषय के बाद एक और संबोधन जो है महानुभाव, ठीक है, या महोदय या कुछ भी, ये डिपेंड करता है कि पद पर कौन बैठा है, ठीक है। फिर आता है आपका मूल कंटेंट कि भाई हमें दिक्कत ये है, इसका सॉल्यूशन इस तरीके से हमें चाहिए, ठीक है। फिर अंत में आप लिखेंगे भवदीय या भवदिया। अब यहाँ बेटा एक चीज नोट कर लो, औपचारिक पत्र के अंदर प्रश्न ऐसा आता है कि आपका नाम श्याम शर्मा है, आपका नाम रानी देवी है, आपका नाम जो भी उस प्रश्न में आए वही नाम आपको लिखना है, ठीक है। और यहाँ एक बात ध्यान रखना कि अपने मन से नाम बिल्कुल मत लिखना, यानी कि आपको अपना नाम और रोल नंबर लिख के कॉपी में बिल्कुल नहीं आना है। अगर वो कह रहे हैं कि आपका नाम श्याम शर्मा है तो आप श्याम शर्मा बन जाइए, आपका नाम सुंदरी देवी है तो आप सुंदरी देवी बन जाइए, इस तरीके से आप लिखिए, ठीक है। और जरूरी नहीं, अगर कोई नाम नहीं दिया है तो आप जबरदस्ती नाम भी मत लिखिए, केवल आवास आधा लिखिए और छोड़कर चले आइए, ठीक है, तो यहाँ आपका फालतू का नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं बेटा उदाहरण की तरफ कि वास्तव में अभी तो हमने प्रारूप समझा था, अब हमें समझना है कि भाई कैसे वास्तव में लिखना है। तो यहाँ एक प्रश्न दिया गया है कि अपने आर्थिक कारणों का उल्लेख करते हुए प्रधान आचार्य को छात्रवृत्ति हेतु पत्र लिखना है, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि अपने प्रधान आचार्य को, अपने हेडमास्टर को पत्र लिखना है कि भैया हमें स्कॉलरशिप दे दो क्योंकि अपनी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अब आ जाइए बेटा किस तरीके से लिखना है। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे सेवा में, सेवा में या प्रति, क्यों, क्योंकि भाई हमें इनसे काम निकलवाना है। और ये पत्राचार का शिष्टाचार भी है कि भाई आप जिसको पत्र लिख रहे हैं तो उसको बताना पड़ता है कि भैया हम आपकी सेवा में हैं। फिर आगे क्या है, प्रधानाचार्य महोदय, किस संस्था के प्रधानाचार्य हैं तो केंद्रीय विद्यालय के हैं। और ये केंद्रीय विद्यालय कहाँ है भैया, ये केंद्रीय विद्यालय है रजतपुरम सागर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और यहाँ ना आपको बताना पड़ता है, ये तो हुआ पत्राचार का प्रमुख पत्र। अब यहाँ बताना पड़ता है कि भैया पत्र क्यों लिख रहे हैं, क्या जरूरत है प्रधानाचार्य को पत्र लिखने की। तो यहाँ आपको बताना पड़ता है कि भैया छात्रवृत्ति हेतु प्रार्थना पत्र हमको चाहिए, स्कॉलरशिप, इसलिए हम आपको लिख रहे हैं पत्र। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि मूल कंटेंट किस तरीके से होता है। देखो इतनी चीज हो गई, अब यहाँ आगे समझना है कि भाई विषय तक हम इसके बाद लिखना कैसे। तो देखिए फिर हम लिखते हैं महोदय सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं में बी का छात्र हूं, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है इसलिए विद्यालय का शुल्क जो है वो मैं भर नहीं पा रहा हूं या मैं उसको वहन नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। मेरी पिछली कक्षा में जो है ना मेरे अच्छे अंक आए थे, मेरा जो प्रदर्शन था वो अत्यंत ही उत्कृष्ट था। जब भी बेटा किसी से कुछ मांगने जाए ना तो अपने अंदर के गुण को भी दिखाना चाहिए, ठीक है। देखो होता ये है, एक बहुत प्रसिद्ध लाइन है जो मैं हमेशा कहता हूँ और आज मैं फिर कह रहा हूँ कि गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा को खिला सबद सुने सब कोई, ठीक है। यहाँ इस बात को समझ लो कि हमेशा अपने गुण जो होता है ना, क्वालिटी, उसकी दुनिया कायल है, और अगर आप बिना गुण के हैं तो आपको कोई नहीं पूछेगा। इसलिए हमेशा अपने गुण को डेवलप कीजिए, हमेशा अपने गुणों को बताइए दुनिया को, जब भी खासतौर पर आप किसी से कुछ मांगने जा रहे हो तो यही बताना है कि भैया हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और हम पढ़ने लिखने में बहुत तेज तर रहा है, हमसे अच्छा तो कोई पढ़ने वाला ही नहीं है, ठीक है। और ये भी बताना कि केवल मैं पढ़ने में ही अच्छा नहीं हूँ, दुनिया के और काम भी मैं अच्छे अच्छे तरीके से कर लेता हूँ, जैसे मैंने कई प्रतियोगिताओं में पदक भी जीते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करने का कष्ट करें।
ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं या रख सकूं। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। कक्षा, दिन और दिनांक। ठीक है, तो बेटा यहाँ ना एक चीज और देख लो, भाषा शैली कैसी है। भाषा शैली विनम्र है, बड़ी विनम्रता से बताया गया है कि सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10 में बी का छात्र हूँ। यहाँ वर्ग की भी बात बताई गई है। ठीक है, मेरे पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। फिर आगे बताया गया है इसलिए मैं विद्यालय का शुल्क वहन करने में असमर्थ हूँ। तो इस तरीके से विनम्रता पूर्वक एक पत्र लिखा जाता है। औपचारिक पत्र हमेशा विनम्रता पूर्वक ही लिखे जाते हैं। तो बेटा यहाँ तक सारी चीजें हमने समझ ली हैं। औपचारिक पत्र का जो प्रारूप होता है वो समझा, कैसे औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं ये भी समझ लिया। अगर यहाँ तक कोई जिज्ञासा है, कोई डाउट है, तो बेटा कमेंट करके पूछ लो। ठीक है, यहाँ तक मैं इसका निराकरण कर दूंगा। अब हम बढ़ते हैं आगे अगले उदाहरण की ओर। तो देखिए अगला उदाहरण क्या है। अपने आसपास बढ़ती गंदगी का निराकरण करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। और ये प्रार्थना पत्र किसको लिखना है भैया, ये लिखना है नगर निगम अधिकारी को। एक प्रार्थना पत्र लिखना है जिसमें ये बताना है कि जो हमारे मोहल्ले में ना बहुत ज्यादा गंदगी हो गई है, आजू बाजू जो हमारा जहां हम रहते हैं वहां बहुत गंदगी हो गई है, जिससे रहना दूभर हो गया है। ठीक है, तो बेटा ये जो पत्र है ना ये आता है औपचारिक श्रेणी के अंदर। अब यहाँ समझ लो इस पत्र को लिखना कैसे। देखो यहाँ पूरा का पूरा फॉर्मेट दिया है, ठीक है, इसलिए इसका जो राइटिंग साइज है वो थोड़ा सा कम हो गया, पर यहाँ समझ लो क्योंकि यहाँ समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप स्थान बताएंगे। ठीक है, इस वाले पत्र में स्थान बताना है। फिर बताना है दिनांक की, किस दिनांक को आपने पत्र लिख रहा है। फिर आपको बताना है मूल जानकारियां। मूल जानकारियां कैसी कि भाई सेवा में नगर निगम अधिकारी सेक्टर 53 गाजियाबाद। ठीक है, जहां आप रह रहे हैं, कहाँ आपने किसको पत्र लिखा है, कौन से वो अधिकारी हैं और किस जिला के अधिकारी यानी किस जगह के अधिकारी। तो भैया सेक्टर 53 गाजियाबाद के वो अधिकारी हैं। फिर आपको बताना है विषय। विषय क्या है, आसपास के क्षेत्र में फैली गंदगी को दूर करवाने हेतु बाबत। ठीक है, या प्रार्थना पत्र होता ये है, ये फॉर्मेट है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। भाई फिर बताना है महोदय जी, ये तो सारा हो गया औपचारिकता। फिर आपको बताना है कि महोदय जी दिक्कत यहाँ से है कि मैं आपका ध्यान सेक्टर 53 तथा आसपास के इलाकों में फैली गंदगी की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। यहाँ जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं तथा गलियों में यहाँ वहाँ कूड़ा सड़ रहा है। सफाई कर्मचारी सप्ताह में एक बार भी सफाई नहीं करते हैं तथा नगर निगम की गाड़ियां बहुत समय से दिखाई नहीं पड़ती। चारों तरफ मक्खी मच्छर तथा बदबू का साम्राज्य है। यह स्थिति महामारी का कारण भी हो सकती है। आपसे अनुरोध है आप इस विषय में अवश्य कार्रवाई करेंगे। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से हमें बताना होता है। ठीक है, कि एक औपचारिक पत्र किस तरीके से, इस तरीके से हमने इस पत्र को समझा। और सबसे अंत में ना आपको लिखना है धन्यवाद और भवदीय। ठीक है, अब यहाँ बेटा प्रश्न के ऊपर डिपेंड करता है। अगर प्रश्न में आपको किसी भी तरीके का नाम दिया जाता है तो वो नाम आपको यूज करना है। ठीक है, और अगर नहीं दिया जाता है तो आप सीधा पत्र भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक था बेटा औपचारिक पत्रों की बात। अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं अनौपचारिक पत्रों की बात। ठीक है, ये तो वापस आ गया। हाँ, अब आते हैं अनौपचारिक पत्रों पर। तो अनौपचारिक पत्रों के अंदर ना बेटा देखो सबसे पहले पता दिया जाता है, फिर दिन दिनांक, संबोधन, अभिवादन और मेन कंटेंट जो दिया जाता है, जो मुख्य संदेश है वो भी यहाँ दिया जाता है। और फिर बाद में दिया जाता है संबोधन। संबोधन क्या होता है कि आपका प्यारा मित्र, आपका प्यारा पुत्र। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो बताई जाती हैं। ठीक है, अब इसका उदाहरण देख लो। देखो एक उदाहरण है, आपका मित्र पढ़ाई में बहुत अच्छा है लेकिन किताबी कीड़ा बनकर रह गया है। उसे अन्य गतिविधियों में सक्रिय होने की आवश्यकता है और अन्य गतिविधियों के लाभों के विषय में बताते हुए लगभग एक पेज में एक पत्र लिखना है। ठीक है, तो बात यह है कि आपका एक मित्र है, वो हो गया है रट्टू तोता, और उस रट्टू तोते को करना है कि भाई दुनिया में किताबों के अलावा भी कोई एक चीज होती है, कोई एक जिंदगी होती है, उसमें क्या क्या फायदे होते हैं वो सारी चीजें आपको बताना है। आइए बच्चों समझते हैं कैसे लिखना है। तो देखिए सबसे पहले लिखना है क्या, पता, और वो भी किस चीज का पता, जहां ये पत्र जाने वाला है। तो पत्र हमारा जा रहा है राम सरोज बाग, भोपाल, मध्य प्रदेश, यानी कि ये काल्पनिक पता है जहां जो मित्र का जो पता होगा वो लिखा जाएगा। फिर भैया दिनांक लिखनी है कि भाई कौन सी दिनांक को आप पत्र लिख रहे हैं। अब यहाँ दिनांक ना वही दिनांक लिखिएगा जो एग्जाम, जिस दिन में आपका एग्जाम हो। ठीक है, और यहाँ से शुरू होता है मित्र का संबोधन। तो भाई यहाँ हमारा जो प्रिय मित्र है उसको हम क्या कहेंगे, गोलू।
ठीक है, हमारे प्रिय मित्र का नाम गोलू है और उसको हम बताएंगे कि भाई किस तरीके से हमें पत्र को अंदर ये बताना है कि भाई जीवन में और भी चीजें होती हैं, पढ़ाई ही पढ़ाई करना भी ठीक बात नहीं है। तो देखिए, मैं कुशलता पूर्वक हूँ, विश्वास है कि आप भी प्रसन्न चित्त होंगे। तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने 9वीं कक्षा के सभी वर्गों में वार्षिक परीक्षा में विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए मैं तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अब देखो भैया, आगे क्या बात करनी है। मैं तुम्हारी कर्मठता से बहुत वाकिफ हूं कि तुम हमेशा इधर उधर की बातों में ध्यान न देकर अध्ययन में ही संलग्न रहते हो, लेकिन मैं समझता हूं कि किताबी ज्ञान के साथ पाठ्य सहगामी एवं पाठ्येतर गतिविधियां, अब देखो पाठ्य सहगामी यानी जो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ चलती रहती हैं वो सारी क्रियाएं, और पाठ्येतर मतलब जो पढ़ाई लिखाई से अलग है, जैसे खेल कूद जो है वो क्या है, पाठ्येतर क्रिया है। पर आप गणित पढ़ते हैं, गणित पढ़ने के साथ साथ आपने वैदिक मैथ्स भी कुछ पढ़ लिया, गणित के एप्लीकेशन सीख लिए कि भाई गणित जो है वो कहाँ उपयोगी है, तो ये सारी जो चीजें हो गई वो क्या होगी, पाठ्य सहगामी। ठीक है, अत्यंत पाठ्येतर गतिविधियों में प्रतिभागी होना अत्यंत आवश्यक है, जैसे त्वरित भाषण, वाद विवाद प्रतियोगिता, खेल प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी, नाटक आदि। इसमें हमारा न केवल शारीरिक विकास होगा बल्कि मानसिक विकास भी होगा। हमारे अंदर गतिविधियों से संबंधित विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक कौशल भी विकसित होंगे। अतः मैं आशा करता हूं कि तुम किताबी ज्ञान के साथ साथ विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में सक्रिय होकर प्रतिभागिता करोगे। माता पिता को मेरा सादर प्रणाम और संगीता को स्नेह आशीर्वाद कहना। तुम्हारा मित्र आबासा। अब यहाँ देखो बेटा, हर बात मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि यहाँ ना अपना नाम जब तक मत लिखना जब तक कि प्रश्न में आपको कोई नाम ना दिया हो। अगर कोई नाम ना दिया हो तो आप ऐसा लिख के छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं परीक्षा के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें लिखना है। और यहाँ तक ना बेटा, अब यहाँ तक आप लगभग लगभग हर एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि भाई औपचारिक पत्र किस तरीके से लिखना है, अनौपचारिक पत्र किस तरीके से लिखना है। अब यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बेटा डाउट बॉक्स में जाके पूछ लेना, मैं सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका प्रैक्टिस कैसे करें। तो देखो बेटा, कुछ प्रश्न हैं, ये प्रश्न आपको ना डीपीपीज के अंदर भी मिल जाएंगे इसका सॉल्यूशन, पर यहाँ देख लेना, इसको पढ़कर ना सॉल्व कर लेना। जैसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आपका नाम राम प्रसाद है और आपने बीते 2 वर्ष में ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई की है। अपने मित्र को इस अनुभव की अच्छाइयों और सीमाओं से अवगत कराते हुए एक पत्र लिखिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, आप जयपुर में रहने वाले चंद्र प्रकाश हैं और हाल ही में आपने नया घर बनाया है। उसके लिए बिजली कनेक्शन लेने के लिए बिजली विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखिए। अगला प्रश्न है, आपके क्षेत्र में सड़कें बदहाल अवस्था में हैं, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं रहती हैं। उसकी जानकारी देते हुए उपयुक्त कार्रवाई हेतु शहरी ग्रामीण विकास मंत्री को लगभग लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। ठीक है, फिर अगला प्रश्न पूछा गया है, आप पाखी या पंकज हैं जो कि एक मैनेजमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं। आपके छोटे भाई बहन की 10वीं की परीक्षा है, उसे लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखकर परीक्षा की तैयारी के विषय में समझाइए। तो बेटा यही जो है, इन दोनों में से किसी एक प्रश्न को करना है। ठीक है, अब देखो बेटा, ये जो चीज है वो मैंने क्यों बताई। देखो, पत्र लेखन और अनुच्छेद लेखन जो है ना बेटा, वो प्रैक्टिस का मसला है। जितना अभ्यास कर लीजिएगा उतने अच्छे नंबर मिलेंगे, और यहाँ पूरे में से पूरे नंबर मिल जाते हैं। अगर आप पत्र बहुत अच्छे तरीके से लिख कर आए हैं तो 5 में से 5 नंबर मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। तो यहाँ प्रैक्टिस करके ये कोशिश करना कि कभी भी हमारे हाथ से ये वाले नंबर ना जाए। अब बेटा चलते चलते हम बात करते हैं कि हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी थी। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि भाई क्या होता है, तो अपनी बात या विचारों को संक्षिप्त रूप में कहना। क्या कहना? संक्षिप्त रूप में कहना होता है अनुच्छेद लेखन। इसके अंदर हमने गुण कौन कौन से पढ़े थे भाई? गुण ये थे कि भाई सरल हो। कैसा हो? सरल हो। ठीक है, फिर शब्द सीमा हो। कैसी हो? शब्द सीमा हो, शब्द सीमा का अनुपालन किया गया हो। ठीक है, फिर बारंबारता ना हो, यानी कि बात को घुमा घुमा करना कहा गया हो, एक बार एक ही बात में। ठीक है, एक बात एक ही बार हो। ठीक है, सावधानियां कौन कौन सी थी कि किसी भी बात को ना हमें बार बार नहीं कहना है, अशुद्धियां नहीं करनी है, अस्पष्टता नहीं रखनी है। तो ये हमारी सावधानियां थी। अब बात करते हैं कि हमने पत्र में क्या पढ़ा। तो देखो बेटा, हमने पत्र पढ़ा। पत्र के अंदर हमने ये जाना कि लिखित संदेश जो होता है,
लिखित संदेश जो है वही होता है पत्र। ठीक है, और इसके दो प्रकार होते हैं। कौन से दो प्रकार, कौन कौन से हैं? एक है औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक। जब भी आप किसी कार्यालय में पत्र लिखेंगे, ठीक है, कार्यालय के अलावा आप कहीं पत्र लिखेंगे अधिकारी को, तो ये सारी चीजें जो हो जाती हैं वो होती हैं औपचारिक। और जब आप व्यक्तिगत पत्र लिखते हैं, जैसे माता पिता परिवार इत्यादि, इन सबको पत्र लिख रहे हैं, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं आपकी अनौपचारिक। ठीक है, ये जो बातें हैं ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ ना ये सारी चीजें हमने समझ ली। अब है बेटा आपकी बारी। पूरे लेक्चर के अंदर कहीं भी कोई कंफ्यूजन है, कहीं भी कोई दिक्कत है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वैसे तो बेटा इतने सरल तरीके से बताया कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, पर फिर भी कभी बार ना पढ़ने वालों को डाउट आ ही जाता है, और ये अच्छी बात है कि आपको डाउट आता है क्योंकि आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पूछ लीजिएगा कभी भी, कहीं भी कोई भी दिक्कत हो। ठीक है, हम आपकी सुविधा के लिए हमेशा उपलब्ध हैं। ये था बेटा इस बार का लेक्चर। मिलते हैं अगली बार कुछ शानदार लेकर, कुछ नया लेकर। तब तक के लिए बने रहिए PW परिवार के साथ। धन्यवाद।